नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत की उम्मीद टूट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की तरफ से भेजे गए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब वो हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सेना इसके लिए अभियान शुरू करने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरानी अमेरिकी युद्धपोतों को ऐसा करने देंगे? और इसका जवाब भी तुरंत ही मिल गया। ट्रंप के इस ऐलान पर ईरान भड़क गया। उसने इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया है, जिसके बाद दोनों देशों में दोबारा सैन्य टकराव की आशंका जताई जा रही है। तो क्या हॉर्मुज में भिड़ेंगे अमेरिका और ईरान? ट्रंप के एक ऐलान से कैसे पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लेबनान में जारी इजराइल की जंग में रूस की एंट्री, हिजबुल्लाह के हाथ लगे रूसी हथियार, ताबड़तोड़ हमले जारी, इजरायली सेना के पास नहीं कोई तोड़। पूर्वी एशिया में जंग की आहट के बीच जापान का बड़ा दांव, चीन के खिलाफ अपनी सेना तैयार करेगा जापान, संविधान में बदलाव की तैयारी में पीएम ताकाइची। नेपाल में सियासी घमासान, अपने फैसलों पर घिरे पीएम बालेनशाह, राष्ट्रपति ने लौटाया सरकार का अध्यादेश, विपक्ष ने भी घेरा, भारत की तरफ से भी मिला दो टूक जवाब। और चलते चलते में देखेंगे, स्पेस से इसरो और नासा ने बजाया खतरे का अलार्म, तेजी से डूब रही मेक्सिको सिटी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रिया, कहा यह एक नया संकेत है कि यूरोप को खुद रखना होगा अपनी सुरक्षा का ख्याल। अफ्रीकी देश एस्वातिनी की यात्रा पर ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते, कहा एक संप्रभु राष्ट्र होने के साथ ही दुनिया का भी हिस्सा है ताइवान, चीन ने उन्हें चूहा कहकर की निंदा। तालिबान में पड़ी फूट, सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा के पैगंबर जैसे बयानों से अफगानी नाराज, खुद को पैगंबर के बराबर का दर्जा देने का आरोप। मॉस्को में धमाकों की गूंज, यूक्रेनी ड्रोनों ने रूसी राजधानी को फिर बनाया निशाना, रिहायशी इलाकों में हुआ नुकसान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को तोड़ दिया है। उन्होंने ईरान की तरफ से भेजे गए नए शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दरवाजे फिलहाल बंद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली मीडिया आउटलेट कान न्यूज को बताया कि गहन विचार विमर्श के बाद भी यह प्रस्ताव मेरी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने इसका अध्ययन किया है, हर पहलू देखा है, यह स्वीकार करने के लायक नहीं है। वैसे इस बात की संभावना तो पहले से ही जताई जा रही थी कि ट्रंप बातचीत नहीं, जंग के मूड में है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि ईरान ने पिछले 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के साथ जो किया है, उसके लिए अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। उससे ही साफ हो गया था कि ईरान पर फिर हमले होंगे। और अब जो ऐलान ट्रंप ने किया है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने की बात की है, जिसके लिए अमेरिकी सेना एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। इसे लेकर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जिन देशों का मध्य पूर्व में चल रहे विवाद से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कई देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को बाहर निकालने के लिए मदद मांगी है। हमने इन देशों से कहा है कि हम उनके जहाजों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालेंगे ताकि वे अपना काम आसानी से कर सके। यह प्रक्रिया प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत सोमवार यानी 4 मई की सुबह शुरू होगी। मुझे लगता है कि यह कदम उन सब के बीच भरोसा और अच्छा इरादा दिखाने में मदद करेगा जो पिछले महीनों से लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस मानवीय काम में किसी तरह की रुकावट डाली गई तो उसका सख्ती से जवाब देना पड़ेगा। ट्रंप ने न सिर्फ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के अभियान की बात कही, बल्कि ईरान को चेतावनी भी दी है कि जो भी इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा वो अंजाम भुगतेगा। इस मिशन में 15,000 सैनिक और 100 से ज्यादा थल और जल आधारित विमान शामिल होंगे, जिसके बाद क्षेत्र में दोबारा सैन्य टकराव की आशंका जताई जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरानी सेना उन्हें हॉर्मुज में इतना दखल देने की इजाजत देगी? वैसे ट्रंप के इस ऐलान के बाद भी बाजार में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया और ना ही तेल की कीमतों में कोई स्थिरता आई है, जिससे साफ है कि दुनिया को भी ट्रंप के बयानों पर भरोसा नहीं है। तेहरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो ये युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और उसकी नौसेना हॉर्मुज जलडमरू मध्य या खाड़ी में प्रवेश करती है तो ईरान उनसे भिड़ जाएगा।
हमारा रुख बिल्कुल साफ है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और सैन्य रूप से मुकाबला करेंगे और ऐसी स्थिति में युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। यानी ट्रंप के एक फैसले से पश्चिम एशिया की शांति भंग हो सकती है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को चेताया है बल्कि उसके सहयोगियों को भी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का कहना है कि क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी जानते हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल का युद्ध कानूनी नहीं है, बल्कि ये एक तरफा कदम है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले सभी देश जिम्मेदार हैं। यूरोपीय नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप महाद्वीप और दुनिया को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या अब हॉर्मुज में टकराव शुरू होगा या अमेरिका अपने पैर पीछे खींचेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लेबनान में जारी हमलों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो लेबनान में 3 हफ्तों के लिए सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इजरायल ही उनकी इस घोषणा को बार बार खारिज कर रहा है और सीजफायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए है। उसने अब लेबनान के 4 ठिकानों से जबरन विस्थापन की धमकी दी है। इजरायली सेना ने हमले की धमकी देते हुए कहा कि दक्षिणी लेबनान के काना, देबाल, काकायत, अल जिस्र और श्रीफा नगरपालिकाओं के निवासियों को अपने घर छोड़कर भागना होगा और उसने हमले की धमकी भी दी। इजरायली सेना ने खियाम और कंतारा शहरों पर रात भर बमबारी भी की है। इजरायल की मंशा लेबनान के इलाके पर अपना कब्जा जमाने की है, लेकिन लेबनानी गुट हिजबुल्ला उसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसकी तरफ से इजरायल पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं और अब खबर यह आ रही है कि इस जंग में रूस की भी एंट्री हो गई है। जी हां, हिजबुल्ला के साथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिससे इजरायली सेना की भी नींद उड़ गई है। दरअसल ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हिजबुल्ला ने इजरायल के खिलाफ उस हथियार का इस्तेमाल किया है जो रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा था। यह कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है, बल्कि सबसे एडवांस्ड वेपन में से एक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है। इसकी तकनीक के बारे में बात करें कि आखिर ये ड्रोन कैसे इजरायली सेना के लिए परेशानी का सबब बन गया है, तो सामान्य ड्रोन में रेडियो सिग्नल या वायरलेस कंट्रोल होता है जिसे इजरायल जैसे देश आसानी से जाम कर देते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में पतला फाइबर ऑप्टिक केबल लगा होता है। इस केबल के जरिए ऑपरेटर ड्रोन को कंट्रोल करता है और लाइव हाई रिजोल्यूशन वीडियो भी देखता है। 15 किलोमीटर या उससे ज्यादा की लंबाई वाला ये केबल इतना पतला और हल्का होता है कि इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है और ऑपरेटर एक सुरक्षित दूरी पर बैठकर लक्ष्य की सटीक तस्वीर देखते हुए ड्रोन उड़ा सकता है। हिजबुल्ला अब इन्हीं ड्रोनों से इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है जो पकड़ में आए बिना इजरायल की आधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक को तबाह कर रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि हिजबुल्ला के पास आखिर ये ड्रोन आए कहां से। तो कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्ला को यह तकनीक ईरान के जरिए मिली है, क्योंकि ईरान रूस के साथ करीबी संबंध रखता है और हिजबुल्ला को हथियार की भी सप्लाई करता है। हालांकि इसे इनडायरेक्ट रूप से लेबनान संघर्ष में रूस की एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो इजरायल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन को चुनौती देने की तैयारी में जापान की। तो जापान और चीन के बीच जारी तनाव ने पूर्वी एशिया की शांति को खतरे में डाल दिया है। जिस तरह दोनों देश अपनी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, उसे देखते हुए क्षेत्र में जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन अपनी परमाणु ताकत के साथ ही समुद्र में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है और अब जापान की योजनाएं भी संकेत दे रही हैं कि वो खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए वहां संविधान में भी बदलाव करने की कवायद शुरू हो गई है। पीएम साने ताकाइची ने संकेत दिया है कि जापान अब अपनी सैन्य सीमाओं को लचीला करने और आत्मरक्षा बलों को ज्यादा ताकत देने की दिशा में बढ़ सकता है। यानी साने ताकाइची एक बार फिर देश के 1947 के संविधान में संशोधन कर सकती हैं। क्योडो न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को संविधान दिवस के मौके पर पीएम ताकाइची ने संशोधन समर्थकों की एक बैठक के लिए वीडियो संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी डाइट यानी जापानी संसद में चर्चा को आगे बढ़ाएगी ताकि अन्य दलों के सहयोग के साथ मिलकर फैसले लिए जा सके। प्रस्तावित संशोधनों को जनता को ध्यान से समझाया जाएगा। जापान का मौजूदा संविधान 1947 में लागू हुआ था। इसे अक्सर ही शांतिवादी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुच्छेद 9 में युद्ध को देश के अधिकार के रूप में त्याग दिया गया है और जापान को युद्ध करने की क्षमता रखने से रोका गया है। इसे वक्त की मांग के तहत समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए, जो देश की नींव का काम करता है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद पूरे एशिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया था। उसने युद्ध से पूरी तरह दूरी बना ली थी और शांति को प्राथमिकता दी। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले से हुई तबाही के बाद जापान ने अपने संविधान में शांति के प्रावधान जोड़े, जिसमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 9। जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9, जो कि 1947 में लागू हुआ था, यह जापान को एक शांतिवादी देश बनाता है। इसके तहत जापान अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध और बल प्रयोग को संप्रभु अधिकार के रूप में हमेशा के लिए त्यागता है। यह अनुच्छेद थल, जल और वायु सेना यानी सैन्य बल रखने पर रोक लगाता है। जापान में हथियारों के निर्यात पर भी रोक लगी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ताकाइची देश में बड़े बदलाव करती दिखाई दे रही है। पहले हथियारों के निर्यात से बैन हटाया और अब संविधान बदलने की तैयारी है, और वो भी ऐसे दौर में जब चीन के साथ जंग की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। जापान की नीतियों में ये बदलाव अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल में मचे सियासी घमासान की। तो देश के प्रधानमंत्री बालेन शाह जब से सत्ता में आए हैं, तब से वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अपने ही फैसलों पर अब वो बुरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री बालेन शाह ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अध्यादेश सौंपा था, लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेन सरकार की तरफ से भेजे गए संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है और इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा दिया है। इस बीच विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यादेश में शामिल संवैधानिक परिषद की बैठक, गढ़पूरक संख्या यानी कोरम और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों पर राष्ट्रपति ने असहमति जताई है। उनका कहना है कि संविधान में बहुमत आधारित निर्णय प्रणाली को किसी अध्यादेश या कानून के जरिए कमजोर नहीं किया जा सकता। सरकार ने दावा किया था कि संवैधानिक निकायों में नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित, प्रभावकारी और पारदर्शी बनाने के मकसद से यह अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश में 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में सिर्फ सीमित सदस्यों की मौजूदगी में भी फैसले लेने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। हालांकि राष्ट्रपति ने इसे संवैधानिक भावना के खिलाफ माना है। वहीं इस घटनाक्रम ने सरकार की कार्यशैली पर भी बहस छेड़ दी। विपक्षी दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों का आरोप है कि पीएम बालेन शाह की सरकार संसद को दरकिनार कर अध्यादेश के जरिए शासन चलाने की कोशिश कर रही है, जिससे नेपाल की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति और सरकार के बीच इस विषय पर टकराव हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह के हालात देखने को मिले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसे लेकर पीएम बालेन शाह के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद छिड़ गया है। नेपाल ने एक कूटनीतिक पत्र जारी करते हुए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर अपना दावा ठोका है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही नेपाल के सभी दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद से दोनों देशों में टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि नेपाल सरकार इस वक्त कई मोर्चों पर घिर गई है। और अब चलते चलते में बात करेंगे इसरो और नासा की बड़ी भविष्यवाणी की। तो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक और अमेरिका के पड़ोसी मेक्सिको का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि मेक्सिको सिटी के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। ये शहर धीरे धीरे जमीन के अंदर समाता जा रहा है और इसका खुलासा इसरो और नासा की तरफ से जॉइंट मिशन में हुआ है। इसरो के संयुक्त सैटेलाइट मिशन निसार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये शहर बड़ी ही तेजी के साथ जमीन के अंदर धंसने जा रहा है। वहीं कई जगहों पर यह घटना तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि वैज्ञानिक लंबे वक्त से इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर रहे थे। रिसर्चर्स ने निसार सैटेलाइट से अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच जमा किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस विशाल महानगर के जमीन में धंसने का मैप बनाया है। इस रिसर्च के नतीजों से पता चलता है कि मेक्सिको सिटी के कई हिस्से हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की दर से धंस रहे हैं। मैप में इन्हें गहरे नीले रंग में दिखाया गया है और अगर ऐसी ही हालत रही तो अगले 10 सालों में यह शहर 2 मीटर से भी ज्यादा जमीन के अंदर समा जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि मेक्सिको सिटी के धंसने के पीछे की वजह क्या है। तो मेक्सिको सिटी के धंसने की मुख्य वजह ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है। दरअसल ये शहर पहले झीलों का हिस्सा हुआ करता था। इसकी बसावट झील की तलहटी पर की गई थी और समय के साथ जब भूमिगत पानी कम होने लगा तो झील की पुरानी चिकनी मिट्टी सूख कर सिकुड़ने लगी, जिससे पूरी आबादी धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही है और अब इसके धंसने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है।
इसका असर इमारतों पर भी पड़ रहा है, जिसका प्रमुख उदाहरण है मशहूर एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक, जो साल 1910 में बनाया गया था। उस वक्त तो यह जमीन के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे इसके आसपास की जमीन धंसती गई, यह स्मारक ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखने लगा है। बता दें कि मेक्सिको सिटी की सैटेलाइट तस्वीरों में और भी कई चीजें दिखाई दी, और जिस मिशन में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, उस निसार मिशन को साल 2025 में लॉन्च किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वक्त में यह संकट और गहरा सकता है, जिससे बड़ी तबाही भी आ सकती है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।